हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि कोविड-19 की दृष्टिगत यहाँ पर फिर से आपका पढ़ाई जो है ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स को लेकर एक कंटिन्यूअस क्लासेस चलाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसी के साथ हम उसके बाद फिर प्रायिकता शुरू करेंगे और साथ ही साथ फिर हम इसका रिवीजन आपकी बुक का शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू पर डे क्लास का आपका नोटिफिकेशन आप पे आ सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको आज 17 जनवरी है और यहाँ पर आपका धीरे धीरे करके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर आपका एग्ज़ाम कार्यक्रम भी आ जाएगा कुछ ही दिनों में। 8-10 दिन के अंतर्गत आपका जो है स्कीम आ जाएगी। चूँकि चुनाव का समय है तो इस स्थिति में चुनाव आयोग के साथ जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा कि किस डेट से जो है आपका एग्ज़ाम कन्फर्म होने वाले हैं। जहाँ तक संभावित तिथि है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मार्च 20 के आसपास से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, 21 और 22 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 को लेकर, जहाँ पर सांख्यिकी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। तो ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो आंकड़ों को जो है चित्रीय रूप में आपने कक्षा 9 में किया था, जिसमें हम आलेखों को क्या करते हैं, जैसे आपका दंड आलेख होता है ना? कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, दंड आलेख पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, आपने वहाँ पर आयत चित्र पढ़ा है। ठीक है, दंड आलेख हो गया, आयत चित्र हो गया। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, वहाँ पे बारंबारता बहुभुज पढ़ा है। ठीक है, बारंबारता बहुभुज पढ़ा है। वहाँ पर भी चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था आपका सांख्यिकी था वहाँ पे चैप्टर का नाम। इसके अलावा आपने उसके अंतर्गत जो पढ़े थे, उसके अलावा आपने जो पढ़े थे उसमें प्रायिकता भी पढ़ी थी। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें उसके जो है आपने 9th में जो चीज़ पढ़ी है, तो इसमें जो हमारे 10th में जो थोड़ा इसका डिटेल स्टडी होती है। और जो जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, माध्य का पढ़ा हुआ था आपने, तो माध्य आपने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य वहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, माध्य को ही फ्रेंड्स यहाँ पर औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत भी इसको कहते हैं। माध्य और औसत एक ही चीज़ होती है। तो वो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है स्टूडेंट, क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका एक तो माध्य पढ़ेंगे, माध्य यहाँ पर भी पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का नहीं, जबकि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ा जाएगा। इसके अलावा आपका पढ़ा जाएगा यहाँ पे, अब माध्य निकालने की यहाँ पर 3 विधियाँ होंगी स्टूडेंट। ठीक है, 3 विधियों से आप यहाँ पर माध्य निकाल पाएंगे। 3 विधियों से माध्य निकालने की क्या क्या होंगी? देखो, आपके 3 विधियाँ होंगी। एक होंगे आपके प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि होगी। उसके अलावा दूसरा होगी आपकी कल्पित माध्य विधि होगी, जो आपने कक्षा 9 में बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि होगी। और तीसरे प्रकार की आपकी जो रहेगी वो रहेगी पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। थर्ड आपकी रहेगी पग विचलन विधि। ठीक है, इसको पद विचलन विधि भी कहते हैं, पग विचलन विधि कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स को स्टेप डेविएशन मेथड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, और जो कल्पित माध्य भी है इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? एज्यूम मीन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले ही आप किसी को माध्य मान लोगे और प्रत्यक्ष विधि को यहाँ पर कहा जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड कहा जाता है स्टूडेंट। डायरेक्ट मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10th में जाके 3 विधियाँ पढ़ते हैं माध्य निकालने की।
माध्य को ही एवरेज कहा जाता है। और इसको आपने कक्षा 7 से पढ़ना शुरू कर दिया, माध्य निकालना आपने कक्षा 7 से पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या होता है, डायरेक्ट माध्य निकालने क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। ये आप अभी तक पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। एक फॉर्मूले को हम जरूर लिख लेंगे अभी, उसके बाद डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर क्लास 10th के मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ये तो हमारा माध्य का था। उसके बाद हम स्टडी करेंगे यहाँ पर माध्यक का, क्या पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है, माध्यक पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुलक, ठीक है। और माध्यक और बहुलक निकालने की आपकी एक एक ही विधियाँ हैं, जबकि माध्य निकालने की आपकी 3 विधियाँ हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर 3 विधियाँ आपके पास माध्य निकालने की होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसके अलावा आपका जो जो 14.4 में है, आपका 14.4 में आपका तोरण है स्टूडेंट, यहाँ पर तोरण, ठीक है। तो तोरण की जो टॉपिक है आपका 14.4 में, तो ये ग्राफ बनाया जाता है, इसके अंदर ग्राफ बनते थे इस तरीके से, है ना। अपग्रेडिंग ग्राफ हो जाए, डाउनग्रेडिंग ग्राफ हो इस तरीके से, है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ हो, नीचे की ओर जाता हुआ झुकता हुआ हो, तो ये बनता था। लेकिन ये आपका टॉपिक में इस बार कोविड की वजह से इस बार भी ये सिलेबस से आउट ऑफ है, कोविड-19 की वजह से ये सिलेबस में नहीं है। तो आपको 14.4 आपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने कितना पढ़ना है, 14.3 तक का ही सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा फिर 15 चैप्टर आपका प्रायिकता रहेगी, वो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, और रेगुलर हम इसकी क्लास आपको कंटिन्यू देने वाले हैं। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है पर डे की क्लास का अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट बात आती है जहाँ पर माध्य की, तो एक बार हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो माध्य को ही हम औसत भी कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, माध्य को कहते हैं औसत भी कहते हैं। अब माध्य क्या होता है, देखिए आपका जो डायरेक्ट मेथड से अगर हम देखें जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जैसे अब आपसे जब कहा जाए, जैसे आपसे कह दिया, जैसे संख्याएं दे दिया आपको 2 3 5 8 11 17, देखो यहाँ पर कोई ना तो इनके बीच कोई रिलेशन बन रहा है ना कुछ बन रहा है, तो इसको कहते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़े। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अगर आपसे इनका माध्य निकालने की बात कहा जाए, तो इस पर आपका फॉर्मूला होता है एक्स बार, इसको एक्स बार का मतलब होता है माध्य होता है, ठीक है। औसत को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये दिए गए हैं, जो हमें जो क्वांटिटीज दी गई हैं या हमको जो डाटाज दिए गए हैं, तो इन डाटा का सम यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रेक्षणों का योग, ठीक है, प्रेक्षणों का योग बट्टे में होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ये इसका मेन सूत्र होता है। अब आप देख सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग क्या है भाई हमारे पास, इसको हम अगर फॉर्मूले के तौर पर लिखें तो ऐसे लिखा जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन, एन का मतलब है जितने टर्म्स हैं, ठीक है। और बट्टे में आपका एन आ जाएगा यहाँ पे। तो x1 x2 x3 कौन है, ये है, इसको x1 कह दोगे पहले वाले को। जैसे आपका x1 यहाँ पर इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या है, आपको पहले नंबर पर 2 दिया है ना, 2 दिया है, तो x1 का मान आपका 2 हो गया। प्लस x2 कितना है, 3 हो जाएगा यहाँ से। x3 कितना होगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा यहाँ से। x4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। x5 कितना होगा, 11 हो जाएगा। और x6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। भाई आपके पास एक्स एन मतलब 6 तक है आपके पास। और अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा आपके एन आ जाएगा। एन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना हो गया, 6 हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। फिर हम इनको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल इनका सम कर देंगे। तो देखते हैं सम करते हैं इसका। तो सम करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा, इन सबको सम कर देंगे और 17 और 11 ऐड कर देंगे, 28 है। और 28 और 8 कितना हो, 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41, 41 और 3 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो सबको जोड़ के 46/6, ठीक है। एक बार और ऐड कर लेते हैं,
17 + 11 28, 28 और 8 36, 36 और 5 41, 41 और 3 44, 44 और 2 46 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से पेपर में जब आप पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर ये ऐड और मल्टीपल वाले क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर लिया करो, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, टाइम की बचत होती है। आप अगर माना आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। गलत होने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ा टाइम दे सकते हो। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दें तो हमारे पास आ जाता है 2 और 3। ठीक है ना, और 2 3 जा 6। ठीक है, तो फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 3 सत्ता 21 और 2 बचेगा, 3 छक्के 18 और उसके बाद फिर 2 बचेगा, 3 छक्के 18, तो 7.66 है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा x बार इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आपको मिल जाता है। तो ये है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का तरीका। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बट्टी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब बात आती है, अगर हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 14.1 पे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका आप बुक में देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसके अंतर्गत है वो कहता है कि एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, और जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित लिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कहा गया है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो पौधों की संख्या है तो उसको किस प्रकार, देखो यहाँ पर पौधों की संख्या 0 से 2 है ना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 2 से 4, 4 दो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब देखिए यहाँ पे 0 से 2 वाले जो जो पौधों की संख्या है, घरों की संख्या है, जहाँ 0 से 2 पौधे हैं उनकी संख्या केवल एक ही है। 2 से 4 पौधों वालों की संख्या 2 है, 4 से 6 वालों की संख्या 1 है, 6 से 8 वालों की संख्या 5 है। ठीक है, जिन घरों में 8 से 10 पौधे हैं उनकी संख्या 6 है, जिन घरों में 10 से 12 पौधे हैं इस टाइप के घरों की संख्या 2 है, और 12 से 14 तक के घरों जहाँ पौधे हैं उन घरों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये इसको वर्गीकृत कर दिया गया, जैसे इन्होंने क्या किया कि 0 से 2 वाले, आप 0 से 2 वाले में एक पौधे वाला भी हो सकता है, 0 बिना पौधे वाला भी हो सकता है, 2 पौधे वाला भी हो सकता है। तो ऐसे घरों की संख्या केवल 1 है। ठीक है, 2 से 4 पौधों वाले घरों की संख्या, तो यहाँ पर 2 पौधे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसे घरों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये आपका जो है यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको जो है इसके आधार पर हमें इसका माध्य निकालने के, हमसे ये कहा गया है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से इसको अपडेट कर देना है। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसको जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका कहलाएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, जो आपका वो जो है पौधों की संख्या दे रखी है उसको वर्ग अंतराल कह देंगे, और जो घरों की संख्या दे रखी है उसको क्या कह देंगे, बारंबारता कह देंगे। तो बारंबारता को FI कहते हैं, और उसके बाद निकाला जाता है इनका मध्यमान। अब मध्यमान निकालने के मेथड शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं स्टूडेंट। देखिए आपको अंतराल देखना है, पहला वाला अंतराल देख लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, कोई सा भी आप अंतराल ले सकते हैं। तो इस अंतराल में से आपने क्या करना है, आपने इस अंतराल में से आपने किसी को भी ले लेना है। जैसे आपके पास 0 से 2 है, तो अगर आप 2 में से 0 को माइनस कर दो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो 2/2 कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो आप पहले वाले में सब में 1 ऐड कर दो। ठीक है, इसके ये वर्ग अंतराल जो है इसमें से पहले वाले में सब में 1 ऐड कर दो, और तो आपका यहाँ पे जो है मध्यमान निकलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, अब मैं इसको डिटेल समझाता हूँ आपको। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए हमारे पास सबके आगे एक एक ऐड कर देंगे। तो एक एक अगर सब में ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होता है, तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही आएगा। तो आप यहाँ पर वैसे भी समझिए कि 0 और 2 के बीच का मध्य क्या है, 1 आएगा। ठीक है,
ऐसे आप टू के ये इसमें टू है, आगे से टू है तो टू में वन प्लस कर देंगे तो थ्री हो जाएगा। ठीक है, फोर में वन प्लस कर दो तो फाइव हो जाएगा, सिक्स में वन प्लस कर दो तो सेवन हो जाएगा, एट में वन प्लस कर दो नाइन आ जाएगा, टेन में वन प्लस कर दो इलेवन आ जाएगा, ट्वेल्व में वन प्लस कर दो तो थर्टीन आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप देखें तो जीरो और टू के बीच में क्या आता है, वन आता है, टू और फोर के बीच में थ्री, और फोर और सिक्स के बीच में फाइव, सिक्स और एट के बीच में सेवन, तो इसीलिए इसका नाम मध्यमान है। ठीक है, जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल जो होगा इनका मध्यमान, इनके बीच का मान निकालना है हमने। ठीक है, उसके बाद फिर करना है हम एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई करना है। तो देखिए एफ आई की वैल्यू वन हो गई और एक्स आई की वैल्यू भी कितनी है, वन है। देखो एफ आई वन, एक्स आई वन फर्स्ट लाइन में, तो वन वन जाए कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड वाले में टू और यहाँ थ्री, तो टू थ्री जाए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। वन और फाइव, तो वन इंटू फाइव करके फाइव वन जाए कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। फाइव और सेवन, तो फाइव इंटू सेवन कर देंगे तो थर्टी फाइव आ जाएगा। यहाँ पर सिक्स और नाइन, सिक्स मल्टीपल नाइन कर देंगे फिफ्टी फोर आ जाएगा। ठीक है, टू इंटू इलेवन कर देंगे, टू इंटू इलेवन कर देंगे तो ट्वेंटी टू आ जाएगा। थ्री इंटू थर्टीन कर देंगे तो थर्टी नाइन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका ये आपका निकल जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या करना है। देखिए अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, यहाँ से अब हमको यहाँ से इनको जो है ऐड करना होता है, तो कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए हम इसके कॉलम को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉलम को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हमको इसका निकालना आता है योग। तो ये हमारा एफ आई वाली लाइन थी, तो इसमें सिग्मा एफ आई कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, सिग्मा एफ आई कह देंगे। तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए देखो हमको इनको सबको ऐड करना है। क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए हम इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, ये देखिए इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है। तो देखिए सिग्मा एफ आई के लिए क्या होता है, तीन, तीन और दो पाँच। ठीक है, तीन दो पाँच, छः पाँच ग्यारह। ठीक, ग्यारह और पाँच कितना हो जाएगा, ग्यारह पाँच सोलह हो जाएगा, सोलह और एक सत्रह, सत्रह दो उन्नीस, उन्नीस और एक बीस। तो अगर इनको ऐड कर दें टोटल तो हमारा आता है बीस आ जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, टोटल ऐड करके क्या आ जाता है, बीस आ जाता है। और अगर हम इसमें जो है ये तो हमारा सिग्मा एफ आई आ गया। अब ऐसे ही सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भी करना है हमको, यानी कि एफ आई और एक्स आई जो है इनका योग करना है। योग को ही सिग्मा कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सिग्मा कहेंगे, सिग्मा मीन्स समिशन कहते हैं इसको, वैसे समिशन मीन्स होता है योग होता है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो नाइन और टू इलेवन हो जाएगा, इलेवन और फोर फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव सॉरी ट्वेंटी, ट्वेंटी और फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव और सिक्स थर्टी वन, थर्टी वन और वन थर्टी टू। ठीक है, थर्टी टू की टू आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा, थ्री, थ्री और थ्री सिक्स हो गया, सिक्स और टू एट हो गया, और एट और फाइव थर्टीन, थर्टीन और थ्री कितना हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा। तो 162 इसका आ गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना, 162 आ गया, और सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आ गया हो समझ में। उसके बाद हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ आप देखिए तो हमें निकालना है, क्या निकालना था, हमें निकालना है माध्य। अब आपके पास माध्य का सूत्र होता है, माध्य किस विधि से कर रहे हैं हम इसको अभी, प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इसका फॉर्मूला होता है। अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
सिग्मा एफ आई एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 162, आप देख रहे हैं 162 है। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी थी 20 आई थी, ठीक है 162/20। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो 20 से डिवाइड कर देंगे किसको 162 को। तो 20 की टेबल 162 में 8 बार जाएगी पहले तो 160 हो जाएगा, है ना। 28 जब 160 होता है, तो 162 में से 160 गया तो कितना बचा 2 बचेगा। तो यहाँ फिर ऊपर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, नीचे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 21 जाए कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। तो 20 में से 20 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास आंसर कितना है 8.1 आया। तो 8.1 आ गया यहाँ पे एक्स बार, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं। तो आपका ये निकल गया माध्य निकालने का तरीका। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, फॉर्मूले का मेन रूल है, इसलिए फिर लिख दोगे आप। इसलिए माध्य पौधों की संख्या, तो प्रत्येक घर में जो माध्य पौधों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 8.1 हो जाएगी, ठीक है। तो माध्य पौधों की संख्या कितनी आ गई 8.1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी हम इस पर जो है डिटेल और करेंगे आगे, इस इन्हीं के आधारित क्वेश्चन, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे पहले, फिर हम स्टेप डेविएशन, और फिर हम एज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे लगी आपकी वो वीडियो, बिल्कुल अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के रेगुलर चलने वाली क्लासेज आपको अटेंड हो सके, ठीक। और आप बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी बन सके, ठीक है स्टूडेंट। विश यू ऑल द बेस्ट।